हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वीक केमिकल फोर्स के बारे में, जिसे कहते हैं वान डेर वाल फोर्स। बच्चों, केमिकल बॉन्ड्स दो टाइप के होते हैं। जिनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है उन्हें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, और जिनकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है उन्हें वीक केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड आते हैं, जबकि वीक फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्ड, वान डेर वाल फोर्स और अट्रैक्शन आते हैं। वैसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को टोटल 5 टाइप में बांटा हुआ है, जिसमें स्टार्टिंग के 3 जो टाइप हैं, जिनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन आते हैं, जिन्हें हम लंडन फोर्स भी कहते हैं। ये 3 कलेक्टिवली कहे जाते हैं वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके अलावा भी 2 और वीक इंटरेक्शन होते हैं, जिन्हें हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन या आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जो कि बेसिकली 3 टाइप के हैं, जिसे बोला जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। इन्हें लंडन फोर्सेस भी कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये बहुत वीक टाइप के केमिकल फोर्सेस हैं और ये बहुत कम टाइम पीरियड के लिए ऑपरेटिव होते हैं। आइए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की, और हम देख पा रहे हैं कि इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल है, यानी कि दूरी बढ़ने के साथ में ये फोर्सेस बहुत तेजी से कम हो जाते हैं। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब, जब एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के कांटेक्ट में लाया जाएगा तो इसके नेगेटिव पोल को उसका पॉजिटिव पोल इंटरेक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसे बोलते हैं हम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इसी की एक्सट्रीम टाइप को हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास HCl का मॉलिक्यूल है, तो ये H, ये Cl, ये H और ये Cl, हम जानते हैं कि H पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होगा और Cl पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होगा, इसलिए इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, जिसे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। जब भी मॉलिक्यूल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन करता है वो 2 तरह से अरेंज हो सकता है। एक को बोलते हैं हेड टू टेल अरेंजमेंट और सेकंड को बोलते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। हेड टू टेल अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल्स एक लाइन में अरेंज होते हैं, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव, अगले मॉलिक्यूल का पॉजिटिव नेगेटिव, अगले मॉलिक्यूल का पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से। और दूसरी इंटरेक्शन में मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज होते हैं, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव पोल के सामने दूसरे का पार्शियल नेगेटिव पोल, और पहले वाले के पार्शियल नेगेटिव पोल के सामने दूसरे वाले का पार्शियल पॉजिटिव पोल आता है। इस अरेंजमेंट को एंटी पैरेलल अरेंजमेंट कहा जाता है। जब मॉलिक्यूल थिन होते हैं तो एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। मॉलिक्यूल जब थिन होंगे तो इस तरह से अरेंज होना अच्छा होता है। लेकिन जब मॉलिक्यूल बल्की होते हैं तो इस इंटरेक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पोल के बीच में गैप आ जाता है, इसलिए वो लीनियर या हेड टू टेल अरेंजमेंट में रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमारे पास में N पेंटाइल क्लोराइड होगा, जो कि लीनियर मॉलिक्यूल है, जिसको मैं थिन मॉलिक्यूल कह रहा हूँ, तो उसके अंदर जो अरेंजमेंट होगी वो होगी एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। और जो मॉलिक्यूल हमारा नियो पेंटाइल क्लोराइड होगा, जो कि बल्कि मॉलिक्यूल है, फैटी मॉलिक्यूल है, उसकी जो सूटेबल इंटरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? हेड टू टेल इंटरेक्शन होगी। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन काफ़ी हद तक फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। उसको बताने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। हमारे सामने 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ब्रोमीन और ICl का। दोनों के मॉलिक्यूल वेट्स भी कंपेरेबल हैं, 160 ब्रोमीन का है और 162.5 ICl का है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया कि ICl में, क्योंकि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ब्रोमीन की कंपैरेटिवली लगभग 20 डिग्री ज़्यादा होता है। तो ICl का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट Br2 के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होना इस बात को प्रूव करता है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वर्क करते हैं, काम करते हैं। आइए सेकंड इंटरेक्शन की बात करते हैं, जिसे सबसे पहले बताया था डी बाय ने, और इन्हें बोलते हैं हम डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। पहली बात तो देख लीजिए कि इनके बीच का जो फोर्स है वो 1/r⁶ के प्रोपोर्शनल है। तो आप समझ सकते हैं थोड़ी सी भी दूरी अगर बढ़ेगी इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ये फोर्स कितनी तेजी से डिक्रीज हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। इन फोर्सेस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था नोबल गैसेस में। हम लोग जानते हैं नोबल गैसेस वैसे तो नॉन पोलर होती,
कोई पोल जनरेट नहीं होता, लेकिन फिर भी जब एक नोबल गैस को किसी डाइपोल के कांटेक्ट में रखा जाता है, जैसे मान लीजिए ज़ेनॉन को वाटर के कांटेक्ट में रखा जाएगा, तो वाटर क्योंकि डाइपोल है, एक पर्टिकुलर साइड वाटर की पॉजिटिव है और दूसरी साइड नेगेटिव है, तो इस ज़ेनॉन को इस तरह से पोलराइज करेगा कि जो पॉजिटिव साइड के क्लोज होगा वो वाला पार्ट पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होगा बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए, और दूसरा पार्ट क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होगा। इस तरह के पोलराइजेशन के कारण जो इंटरेक्शन होती है उसे बोलते हैं डाइपोल। ये तो डाइपोल पहले से ही था और यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और अगर हम इसकी बात करें तो पहली बात तो जितने ज़्यादा पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन होंगे नोबल गैसेज में, ये इंटरेक्शन उतने ही क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ वाटर के अंदर सोलिबिलिटी की, तो हम जानते हैं कि वैसे तो नोबल गैसेज को वाटर में सोल्यूबल नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई रीज़न ही नहीं है कि वाटर में सोल्यूबल होंगे, लेकिन इस इंटरेक्शन के कारण इस तरह की पोलैरिटी अराइज हो जाती है जिसके कारण ज़ेनॉन पानी में काफ़ी हद तक सोल्यूबल हो जाती है। तो वाटर में इनकी जो सोलिबिलिटी का ऑर्डर है हीलियम से लेकर ज़ेनॉन तक वो बढ़ता है। अगर हम बात करें क्लैथरेट कंपाउंड्स की, तो नोबल गैसेज वाटर के साथ हाइड्रेट बनाते हैं और हाइड्रेट बनाते वक्त वो एक पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर में कैद हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ फिनोल के क्रिप्टोन के साथ बनने वाले एक क्लैथरेट कंपाउंड की, जिसमें क्रिप्टोन इस तरह के फिनोलिक कंपाउंड के बीच में जो गैप है उसमें ट्रैप हो जाता है, तो एक तरह से पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्लैथरेट कंपाउंड्स कहते हैं। तो हम देखते हैं कि हीलियम और नियोन इनका साइज तो बहुत छोटा होने के कारण ये जो गैप होता है इतना बड़ा होता है कि ये छोटे छोटे एटम तो इसमें निकल जाते हैं। तो क्लैथरेट कंपाउंड कभी भी हीलियम और नियोन नहीं बनाते, लेकिन जो बड़े साइज की नोबल गैसेज होती है जैसे कि क्रिप्टोन, ज़ेनॉन, वो इस तरह के क्लैथरेट कंपाउंड की फॉर्मेशन करती है और इस इंटरेक्शन को बोलते हैं हम डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। आइए सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन तरफ चलते हैं जिस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसे बोलते हैं हम लंदन फोर्स। एक्चुअली लंदन फोर्स में जो दो स्पीशीज पार्टिसिपेट करती हैं उनमें परमानेंट पोलैरिटी किसी में भी नहीं होती। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि मैंने 3 टाइप के इंटरेक्शन लिए हैं, नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शंस, जैसे H2 के सामने H2 आ जाए, Cl2 के सामने Cl2 आ जाए, Br2 के सामने Br2 आ जाए, इस तरह की, या मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाए जैसे नोबल गैसेज होती, आर्गन का मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, तो जिस फ्रैक्शन ऑफ टाइम में इलेक्ट्रॉन राइट साइड में होंगे वो जो रीजन होगा वो पार्शियली बहुत कम मैग्नीट्यूड से नेगेटिवली चार्ज होगा, और जब इलेक्ट्रॉन दूर हो गए हैं तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसमें पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होगा। यहाँ जो चार्जेस डेवलप होते हैं वो पार्शियल होते हैं और यहाँ जो चार्ज डेवलप होते हैं वो इनसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड के होते हैं। अगर मैं H2 मॉलिक्यूल की बात करूँ तो लेवी स्ट्रक्चर तो हम ऐसे बनाते हैं, उसकी दोनों H2 एटम्स के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में शो करते हैं, पर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन रुके हुए नहीं होते, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लगातार रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। तो जब ये इस रीजन में ज़्यादा आएंगे तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की रिजल्टेंट वैल्यू 0 नहीं रहेगी। ऐसे ही जब उस रीजन में चले जाएंगे तो उस रीजन में भी डाइपोल मोमेंट की रिजल्टेंट वैल्यू 0 नहीं रहेगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाएंगे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरी साइड क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज। तो ये देखा गया है कि H2 मॉलिक्यूल जिसको हम परफेक्टली नॉन पोलर मॉलिक्यूल मानते हैं, ऑन एन एवरेज तो नॉन पोलर हो सकता है, पर अकॉर्डिंग टू फाजान रूल, याद कीजिए फाजान रूल क्या बताया था आपको, नो बॉन्ड कैन बी 100% आयनिक एंड नो बॉन्ड कैन बी 100% कोवलेंट। इसलिए प्रैक्टिकली चेक किया गया जब, तो H2 मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी आती है, हालांकि बहुत कम अराउंड 2% पाई गई, यानी कि पूरा नॉन पोलर बॉन्ड H2 का नहीं होता। तो पहला हो गया डायटोमिक मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन, सेकंड हो गया मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन, तीसरे की बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं नॉन पोलर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे मान लीजिए CCl4 है, CCl4 में नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0, पर जब एक CCl4 दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाएगा तो इंस्टेंटेनियस टाइम पीरियड के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव पोल बन जाएंगे पार्शियल। वो जब दूसरे के पास जाएंगे तो उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल को भी इंड्यूस करेंगे चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए, और एक तरह से दोनों इंस्टेंटेनियस डाइपोल की फॉर्म में एक दूसरे के पास में आ जाएंगे।
इस इंटरेक्शन को इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। क्योंकि ये बहुत वीक है, तो आप देख पा रहे हैं प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ इसका मतलब दूरी थोड़ी सी भी बढ़ेगी तो लंदन फोर्स के मैग्नीट्यूड बहुत ही कम हो जाते हैं। आइए देखते हैं लंदन फोर्सेस कहाँ काम करते हैं और कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जो लंदन फोर्स पढ़ने के बाद ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आइए वन बाय वन देखते हैं। तो जो लंदन फोर्स के मैग्नीट्यूड हैं ये बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। पहला, मॉलिक्यूल के पास में पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। नंबर 2, उनका मॉलिक्यूल वेट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। नंबर 3, उनका साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। एंड नंबर 4, जो सरफेस एरिया अवेलेबल है वो भी क्या होना चाहिए, ज्यादा। आइए अब इन फैक्टर्स के बेस पर हम चेक करते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से चेंज होते हैं। तो पहला एग्जांपल लिया मैंने CH4, SiH4, GeH4, SnH4, PbH4। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जितना मॉलिक्यूल वेट बढ़ेगा, जितना उसका साइज बढ़ेगा, ये इंटरेक्शन उतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के जो ट्रेंड है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है मीथेन का, और जैसे जैसे मैं 14 ग्रुप के हाइड्राइड्स में ऊपर से नीचे आऊंगा तो बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, मेथेन C2H6 C3H8 आपके सामने ही है। इसका मॉलिक्यूल वेट कम है, 16 है, इसका मॉलिक्यूल उससे ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल वेट बढ़ते हैं, लंदन फोर्स के इंटरेक्शन बढ़ने के कारण बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं। तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं, हीलियम नियोन आर्गन। अगर हम हीलियम नियोन आर्गन की बात करेंगे, इनके बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होते हैं। उसके बाद जो 3 एग्जांपल्स हैं, ये 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं, ये 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं, ये 17 ग्रुप के हाइड्राइड है। मैंने इसमें पहला एग्जांपल नहीं लिया है क्योंकि फर्स्ट मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो ना ही मैंने यहाँ पर अमोनिया लिया है, ना मैंने यहाँ पर H2O लिया है, और ना ही मैंने यहाँ पर HF लिया है। फर्स्ट मॉलिक्यूल को छोड़कर ऊपर से नीचे आने पर इन हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट लगातार इंक्रीज होते हैं। BH3, ASH3, SBH3, जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि चाहे आप मॉलिक्यूल वेट का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए और चाहे आप साइज का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, ऊपर से नीचे आने पर ये दोनों इंक्रीज करते हैं। और अगर ये दोनों इंक्रीज करेंगे तो वान डेर वाल फोर्स या लंदन फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगेंगे और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएंगे। बात करते हैं एक बहुत एक्सक्लूसिव एग्जांपल की। जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि जब भी हाइड्रोकार्बन्स में आइसोमर्स आए, आइसोमर्स के सबके मॉलिक्यूल वेट तो सेम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक गोला दूसरे गोले को सबसे कम इंटरेक्ट करता है बाकी शेप्स की तुलना में। इसलिए जो ब्रांच एल्केन होते हैं सेम मॉलिक्यूल वेट वाले, उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, और जो अनब्रांच होते हैं उनके ज्यादा होते हैं। आइए चेक करते हैं। हमने बोला N पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। आइसोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट उससे कम है क्योंकि एक ब्रांचिंग है, और नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है क्योंकि इसमें ब्रांचिंग क्या होती है, ज्यादा। तो एल्केन्स में हम कह सकते हैं जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं आइसोमेरिक एल्केन्स में। यहाँ एक बात डिस्कस करना जरूरी है, हालांकि वो हमारे इस टॉपिक से रिलेट नहीं करता, पैकिंग से रिलेट करता है। अगर आपसे कोई पेंटेन के आइसोमर्स के मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा, उनका ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है नियोपेंटेन का, उससे कम एन पेंटेन का, और सबसे कम आइसोपेंटेन का। आइए एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट 20 केल्विन, 23 केल्विन, 25 केल्विन। आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उतना ही है, लेकिन मॉलिक्यूल वेट बढ़ रहा है। इसका मॉलिक्यूल वेट 2 है, इसका 4 है, इसका 6 है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। एक्सपेक्टेड तो ये था कि हीलियम का मॉलिक्यूल वेट ज्यादा है 4, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल वेट कम है 2, तो हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन से ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 20 केल्विन है, और हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 4.2 केल्विन है। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होता है। इसका रीजन ये है कि H2 के अंदर
जो पोलैरिटी आती है वो कंप्लीट पोलैरिटी आती है, यानी जो चार्जेस आते हैं वो चार्जेस पार्शियल नहीं होते, जबकि सिंगल एटम वालों में जो चार्जेस जनरेट होते हैं वो पार्शियल चार्जेस होते हैं। इस कारण से क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कम है और यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इस कारण से हम बोलते हैं कि हीलियम की कंपैरेटिवली H2 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। अगली बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है हाइड्रोकार्बन्स के। ये स्क्रीन में आपको नीचे कम दिख रहा होगा, आप सुन लीजिए। हाइड्रोकार्बन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो फ्लोरोकार्बन्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम होते हैं। अगर आपके मेंबर छोटे हैं तो याद रखिएगा, स्टार्टिंग के 3 मेंबर्स जैसे CH4, CF4, C2H6, C2F6, C3H8, C3F8, ये इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर हैं। स्टार्टिंग के 3 मेंबर्स में फ्लोरोकार्बन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स हाइड्रोकार्बन्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होते हैं। इनको हम 2 फैक्टर से एक्सप्लेन करते हैं। पहला मॉलिक्यूल वेट का फैक्टर होता है, दूसरा रिपल्शन फैक्टर होता है। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल वेट की बात की, तो मॉलिक्यूल वेट तो फ्लोरोकार्बन्स का ज़्यादा ही होगा, इसलिए फ्लोरोकार्बन्स के बॉइलिंग पॉइंट क्या होने चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन फ्लोरोकार्बन्स में एक दिक्कत ये है कि फ्लोरोकार्बन्स में जब फ्लोरीन लगे होंगे तो आप जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होगा, कार्बन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होगा। जब एक फ्लोरोकार्बन के सामने दूसरा फ्लोरोकार्बन आएगा तो फ्लोरीन एटम उनके आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो वो दूर होंगे तो इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो अगर आप याद रखना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग के 3 मेंबर्स में फ्लोरोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होते हैं। जैसे CH4 से ज़्यादा CF4 का, C2H6 से ज़्यादा C2F6 का, और C3H8 से ज़्यादा C3F8 का। लेकिन 5 और उसके बाद जब कार्बन हो जाते हैं तो उस केस में हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट्स फ्लोरोकार्बन से ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे अगर मेरे से कोई पूछेगा कि C5H12 और C5F12 में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, C5H12 का ज़्यादा होगा और C5F12 का कम होगा। इसका रीज़न मैंने बोल दिया कि जब स्टार्टिंग के मेंबर्स की बात आती है तो मॉलिक्यूल वेट वाला फैक्टर डोमिनेट करता है, लेकिन जो बाद के मेंबर्स की बात आती है तो उस केस में रिपल्सन फोर्स वाला फैक्टर डोमिनेट करता है, और जितना ज़्यादा रिपल्सन फोर्स फैक्टर डोमिनेट करेगा फ्लोरोकार्बन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो उतने ही कम होते जाएंगे। तो स्टार्टिंग के 3 मेंबर्स में हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा है फ्लोरोकार्बन्स, और 5 और उसके नीचे के मेंबर्स में हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और फ्लोरोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन यही फिनोमेना क्लोरोकार्बन्स में काम नहीं करता। ये 3 ट्रेंड मैंने आपको बता दिए, ये 2 ट्रेंड भी मैंने आपको बता दिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल की कि CH4 से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, CF4 का। मैंने एक्सप्लेन किया अभी आपको। लेकिन अगर हम कार्बन के साथ क्लोरीन जोड़ देते, यानी कि फ्लोरीन की जगह पर क्लोरीन आ जाए, उनके बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरोकार्बन से बढ़ जाते। अब इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए इसका जो नेगेटिव पोल बनता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। फ्लोरोकार्बन में F के बीच में रिपल्शन फोर्स ज़्यादा था, क्लोरोकार्बन से रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट, और हम जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक वेट फ्लोरीन से ज़्यादा है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है कि CH4 से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट CF4 का है, लेकिन CCl4 का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज़्यादा होता है। बात करते हैं CCl4 और SiCl4 की। SiCl4 का मॉलिक्यूलर वेट CCl4 से ज़्यादा होता है, तो एक्सपेक्टेड ये होता है कि SiCl4 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए था CCl4 से, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट आता है कि CCl4 का बॉइलिंग पॉइंट SiCl4 से क्या होता है, ज़्यादा। आइए अब बात करते हैं चौथी इंटरेक्शन की, जिसे बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जब भी सोडियम आयन को वाटर में डाला जाता है तो सोडियम आयन के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल एक घेरा बनाकर उसे घेर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम आयन बोला जाता है। इस डायग्राम से मैंने इसको इंडिकेट किया है। ये जो बीच में आयन है वो सोडियम का है, और जो डाइपोल्स दिखा रखे हैं वो डाइपोल्स किसके हैं, वो वाटर के डाइपोल्स हैं। ये वाटर के डाइपोल्स हैं। तो इस इंटरेक्शन को बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये क्वाइट स्ट्रॉन्गर होता है, और इसकी जो डिपेंडेंस है डिस्टेंस के साथ ही वो भी बहुत ज़्यादा
कोई कम नहीं होती, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम देखते हैं कि अगर हम सोडियम को पानी में डाल दें, या अगर मैं बात करूं KHF2 सोल्ट की, हम जानते हैं KHF2 एग्जिस्ट करता है और KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता। इसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण HF2 यूनिट तो बन ही जाएंगे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह का डाइपोल। और आयन के जब कांटेक्ट में आएगा पोटेशियम आयन के, तो K+ और HF2 नेगेटिव के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। यही इंटरेक्शन बाइकार्बोनेट्स में भी देखने को मिलती है, KHCO3 में भी देखने को मिलती है। लास्ट इंटरेक्शन है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। बच्चों, कोई एक आयन जब किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के पास में जाएगा तो ये उसके अंदर भी पोलैरिटी को प्रोड्यूस कर सकता है और पोलैरिटी को निकाल सकते हैं। लास्ट इंटरेक्शन है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। जब भी कोई आयन किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास जाएगा तो उसमें भी डाइपोल इंड्यूस कर सकता है। इन्हें आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे जब आई नेगेटिव न्यूट्रल दिखने वाले I2 के क्लोज आता है तो इसका नेगेटिव एंड जिस आई के पास में जाता है वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इनके बीच में एक इंटरेक्शन होती है इस आई और इसके बीच में, तो लीनियर शेप में आपको I3 नेगेटिव मॉलिक्यूल याद कीजिए। केमिकल बॉन्डिंग में ट्राई आयोडाइड आयन जिसकी आपने हाइब्रिडेशन स्टेट निकाली थी sp3d और जिसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या था 2+3, तो इसकी शेप कौन सी आई थी, लीनियर। तो ट्राई आयोडाइड आयन जो है वो बहुत अच्छे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल शो करते हैं। हालांकि बाकी एलाइड्स भी करते हैं फ्लोराइड्स को छोड़कर। फ्लोरीन में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए वो इस तरह की बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इसके अलावा हम देख रहे हैं Cl3 नेगेटिव बनता है, Br3 नेगेटिव बनता है और I3 नेगेटिव बनता है। और हम जानते हैं कि I में पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, F3 में तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल के कारण, लेकिन I में हाईएस्ट डोनेटिंग टेंडेंसी होती है, इसको पोलराइज करना आसान होता है। इसलिए सबसे अच्छे ट्राई एलाइड आयन किसके बनते हैं, I3 नेगेटिव के बनते हैं। तो ये टोटल 5 टाइप की इंटरेक्शन थी, जिनमें 3 शुरू की वान डेर वाल्स फोर्स में आती है और लास्ट की 2 अलग टाइप की इंटरेक्शन है जिनमें आयन इन्वॉल्व होता है। क्वाइट नेचुरल है कि जो आयन वाली इंटरेक्शन होती है वो क्वाइट स्ट्रोंगर होती है। तो इस तरह से हम वान डेर वाल्स फोर्स को समझ सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। आपने वीडियो को देखा, इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।